अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि जो प्रियम्बल है वो कई लोग नहीं जानते हैं। वहां पर प्रियम्बल को देख के बोला जाता है, ना कि उसको बिना देखे बोला जाता है। तो उसी समय एक डिक्टेटर वहां पर जर्मनी में निकल के आया, जिसका नाम हम सब जानते हैं, हिटलर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मृति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। आप सभी को नमस्ते, मैं हितेश दुबे। आज के लेक्चर की शुरुआत हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल यानी प्रस्तावना से की। ये प्रस्तावना हमारे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हमारे संविधान के मतलब एक तरीके से सार के रूप में प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो प्रियम्बल है, इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये सारे जो शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये शब्द जो हैं ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनके ऊपर भी बहुत निकट भविष्य में वीडियोस आएंगे और उनके ऊपर भी विस्तारित चर्चा की जाएगी। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत इस प्रियम्बल से करना मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अभी प्रियम्बल जो है, अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि जो प्रियम्बल है वो कई लोग नहीं जानते हैं। कई ऐसे उपलक्ष्य जाते हैं, जैसे संविधान दिवस हुआ, 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई, ऐसे समय पे जो कोई भी मतलब किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर जब प्रियम्बल बोली जाती है, वहां पर प्रियम्बल को देख के बोला जाता है, ना कि उसको बिना देखे बोला जाता है। तो इस एम्बिशन के साथ कि प्रियम्बल हर जगह फैले और सभी को अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद हो, इसी के लिए मैंने ये जो वीडियो है इसकी शुरुआत प्रस्तावना से की। तो आइए आज हम एक जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा आईआर से संबंधित कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके बाद जो कोल्ड वॉर हुई। मेन अपना जो टॉपिक रहेगा वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड रहेगा। कोल्ड वॉर के आसपास जो चीजें घटनाक्रम हुई, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, उनकी उसके अंदर कोल्ड वॉर में किन दो देशों के बीच में एक तरीके से लड़ाई हुई, क्या ये कुछ देशों की लड़ाई थी या विचारधारा की लड़ाई थी, इस सब चीजों के ऊपर चर्चा विस्तारित आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनेशनल रिलेशन, ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसके ऊपर एक विस्तारित चर्चा की जा सकती है, लेकिन विस्तारित चर्चा न करते हुए इसको शॉर्ट में अगर हम समझें कि आईआर क्या है, तो हम इसको एक चीज से समझ सकते हैं। कुछ भी मतलब कोई सा भी बड़ा टॉपिक होता है, उस बड़े टॉपिक को ना समझते हुए उसको छोटे टॉपिक में लेके आए तो शायद वो समझना इजी हो जाएगा। इसलिए अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि किसी भी एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं कि ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। अब इन दोनों व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध होंगे, यानी संबंध से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मित्रता वाले संबंध होंगे इन दोनों के बीच या शत्रुता वाले संबंध होंगे। ये किस चीज पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा इनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे। इनके बैकग्राउंड क्या है? इसने मतलब जो ए व्यक्ति है उसने क्या कभी बी व्यक्ति की मदद की है, या फिर बी व्यक्ति ने क्या कभी ए व्यक्ति की मदद की है? ये टॉपिक, ये मतलब ये जो चीज है ये डिसाइड करेगी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ए व्यक्ति जो है उसकी शत्रुता बी व्यक्ति से हो। उसका कारण हो सकता है कि ए व्यक्ति ने कभी बी व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ने पर सहायता ना की हो, या फिर उसको किसी दुविधा में डाल दिया हो। सेम चीज जो है वो बी वाले ने ए वाले के साथ की हो। तो ये चीज होती है देशों के मध्य भी। किसी भी देश के मध्य अपन अगर रिलेशन समझना चाहें कि भारत का किसी भी देश यानी यूएसए, यूएसएसआर, नेपाल, भूटान, ये इनके साथ कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है, तो ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि पहले इनके बीच में किस तरीके से रिलेशन रहे हैं। हम अभी हाल ही में कुछ करंट अफेयर्स रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो अभी विवाद चल ही रहा है, उसके मध्य बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो समझने में बहुत मतलब कठिनाई हुई कि यूएसए और मतलब यूएसए है और क्या बोलते हैं जो रशिया है, इन दोनों के बीच में इतने टकराव क्यों होते हैं।
तो इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि विश्व में जो युद्ध हुए हैं, यानी विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, जो हम अभी अपना जो वीडियो उसका कोर पॉइंट रहेगा, जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा। इसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, इनको भी थोड़ा मतलब बहुत छोटे रूप में अपन समझेंगे, ताकि हम जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप कर पाए कोल्ड वॉर के लिए। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है जो है, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुई थी, उसका जो मतलब पूरा कॉन्सिक्वेंसेस रहा उसका ये रहा कि आखिरी में जाकर क्या करा गया, सभी देशों ने मिलकर इसका पूरा जो भार था, इसका पूरा कारण, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण है, वो जर्मनी को बताया। और जर्मनी को एक बहुत लंबी मतलब जो पूरे देशों में जो विवाद हुए थे, इसके कारण जो डिस्ट्रक्शन जो हुए, उसके कारण जो नुकसान हुए, उस सब की भरपाई करने के लिए जर्मनी को फोर्स किया गया। तो इसी में क्या हुआ, वहां की जो जनता थी जर्मनी की, वो वहां पे जब देश जो है, अब आपका आप ये सोचिए, कोई भी एक देश है वो स्वयं की डेवलपमेंट करेगा या फिर अपने जो दूसरे देश जो है उनको पैसे देगा। जर्मनी को पैसे देने पड़े, जर्मनी को, ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो दूसरे देश थे उन्होंने उससे डिमांड करी कि तुम्हारे कारण ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे का इसका भुगतान करना पड़ेगा। देशों में जो नुकसान हुए एक मतलब एक डेफिनेट वैल्यू बताई कि इतने पैसे की आपको है ना भुगतान करना पड़ेगा। जर्मनी ने धीरे धीरे करना चालू करा। जैसे ही उसने इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, जर्मनी ने जब जैसे उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, उसमें ये देखा कि वहां इकोनॉमिक क्राइसिस आने चालू हो गए। इकोनॉमिक क्राइसिस कहां पर, जर्मनी के अंदर आने लग गए, और इसी के कारण कई रिवेलियन हुए जर्मनी के अंदर, सिविल वॉर्स हुई, मतलब जो आंतरिक जो वॉर होती है देश के अंदर वो होने लग गई। जनता जो थी वो बहुत डिससेटिस्फाइड थी एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी वहां पर। तो उसी समय एक डिक्टेटर वहां पर जर्मनी में निकल के आया, जिसका नाम हम सब जानते हैं, हिटलर। हिटलर ने क्या करा, जो वहां की पूरा सिस्टम था उसको, पूरा सिस्टम को बदला, और धीरे धीरे एक जो क्या बोलते विस्तारवादी जो नीति होती है, धीरे धीरे सारे देशों पे विस्तारवादी नीति चलाई, और धीरे धीरे सारे देशों के ऊपर क्या करने लगा, कब्जा करने लग गया। और इसी श्रृंखला में उसने फ्रांस पे भी हमला करा, ब्रिटेन पे करने वाला था, और ऐसे कई देशों के ऊपर ना इसने हमला करे, और कई देशों को अपने जर्मनी के अंदर भी लाया। यही कारण रहा वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी। अभी क्या हुआ, जो लोग वहां पर क्रोधित थे दूसरे देशों के प्रति कि इनका कारण क्या है कि हमें जर्मनी को इतने पैसे देने पड़ रहे हैं दूसरे देशों को, तो इसका पूरा हिटलर ने इसको ना इंटरप्रेट करके जर्मनी के जो लोग थे, सिटीजन थे, उनको ये बताया कि जो ज्यूइश लोग हैं इन्हीं के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसके कारण क्या करा, उनको पूरे जो जनता थी वो उसको हीरो समझने लग गई कि हिटलर जो है एक हीरो है और हमारे लिए मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहा है। तो जनता ने भी उसका सपोर्ट करा, और धीरे धीरे वो उसका इन्वेशन जो है, उसका जो आक्रमण जो है वो चलता रहा। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो दो पार्टीज के, मतलब एक तरीके से दो ग्रुप्स के मध्य लड़ा गया था। जो दो ग्रुप्स थे वो थे एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स। जो एक्सिस पावर्स थी, एक्सिस पावर्स, और दूसरी थी अलाइड पावर्स। ये फर्स्ट एक्सिस पावर, सेकेंड अलाइड पावर। एक्सिस पावर के अंतर्गत आते थे यूएसए, यानी अभी वर्तमान में अमेरिका, यूएसएसआर। विघटन के बाद अपन रशिया बोल सकते हैं, क्योंकि जो यूएसएसआर था उसके अंदर कई देश आते थे। उसका सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकली अगर देखें जो देश था वो था रशिया, तो रशिया को अपन बोल सकते हैं। यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, ये कुछ देश थे जो कि एक्सिस पावर्स के अंदर आते थे, सॉरी अलाइड पावर्स के अंदर आते थे। और एक्सिस पावर्स के अंदर यानी धुरी देश तो बोलते हैं इनको मित्र देश बोलते हैं और इनको धुरी देश बोलते हैं। ये एक्सिस पावर्स जो थी इसके अंतर्गत आते थे जर्मनी, इटली और जापान। ये प्रमुख देश थे जो कि इन दोनों इसमें आते थे। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हम बिल्कुल डीप में नहीं पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ और किस तरीके से लड़ाई हुई। अब एंड में आप ये समझिए कि 1945 ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, अच्छा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी उसका टाइम पीरियड था 1914 से लेके तो 1918 तक। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई उसका टाइम पीरियड रहा 1939 से लेके तो 1945 तक। 1945 को क्या होता है,
ये सारे देश थे। 1945 को क्या होता है, जो यूएसए है, यूएसए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो देश है वहां पर एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट करता है। उसी के साथ जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो खत्म हो जाती है, ये एंड हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अभी हमने ये देखा कि जो एक्सेस पावर और एलाइड पावर्स थी, इनके अंतर्गत जो देश आते थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और जर्मनी, फ्रांस और ये सारे जो देश थे। अब हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या गया, जो एक्सिस पावर्स थी वो हारी। क्या जापान पे इसने जैसे बम विस्फोट करा हिरोशिमा और नागासाकी देश पर, तो जापान के सहित जो पूरे एक्सिस पावर्स थे, यानी पूरे जर्मनी और जो जापान है, इटली, ये सब हार गए। और जीत किसकी होती है, यूएसए की। यूएसए वाला जो साइड है इनकी जीत होती है। अब आप ये जानते हैं कि लड़ाई दो लोगों के बीच में क्यों होती है। दो लोगों के बीच में लड़ाई इसलिए होती है पावर के लिए, कि ये इसके पास पावर है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे इससे पावर छीननी है, तो इस चक्कर में लड़ाई होती है। जो मेन रीजन रहा लड़ाइयों का वो टेरिटोरियल रीजन ज्यादा था, कि जो जगह है, मतलब जो सीमा क्षेत्रवर्ती जो जगह, जैसे एक देश दूसरे देश पे इन्वेशन क्यों करना चाहता है, वो इसलिए करना चाहता है कि अगर वो दूसरा देश जो है उसको इन्वेट कर लेगा तो उसके जो रिसोर्सेज हैं, यानी जो उसके रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल वो कर पाएगा, उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या होगा, देश की समृद्धि होगी। यही कारण से क्या रहा, जो देशों में लड़ाई हुई वो टेरेस्ट्रियल रीजन के कारण ज्यादा हुई। मतलब दूसरे देश की सीमाएं जो है उसके अंतर्गत अंदर जाना, उनके अंदर हमला करके उसको बिल्कुल मतलब हथियार लेना, ये कारण रहे जो लड़ाइयां हुई आज तक। इस सब के कारण ये रहे। तो अभी जापान ने जो ये जर्मनी, जापान और इटली थे, ये पूरी तरीके से हार चुके थे। जो मेन पावर्स थी एक तरीके से, जो जापान हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, ये तो हार गए, हिटलर हार चुका था। अब पूरे विश्व में जो विश्व एक तरीके से शक्ति मान सकते हैं वो कौन कौन से देश बचे, एक बचा यूएसए और दूसरा बचा यूएसएसआर। यहाँ पे एक नियम लागू होता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। 1945 में जैसे विश्व युद्ध ये खत्म हुआ, विश्व युद्ध द्वितीय जैसे ही 1945 में खत्म हुआ, कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। कोल्ड वॉर कोई ऐसी वॉर नहीं थी जिसमें कोई वेपन का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कोई भी हथियारों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। ये वायलेंट नहीं था, मतलब ये हिंसावादी बिल्कुल भी नहीं था। साथ ही साथ इसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि इस दिन से लेके इस दिन तक ये लड़ाई चली, क्योंकि ये लड़ाई मतलब हथियारों से तो लड़ी नहीं गई थी। ये जो लड़ाई थी ये थी विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा से आप क्या समझते हैं, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, आइडियोलॉजी और कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसी कोई मान्यता कोई व्यक्ति रखता है, उसकी वो विचारधारा बन जाती है। जैसे ये जो लड़ाई थी, जो कोल्ड वॉर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सामान्यतः दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। एक थी कैपिटलिस्ट और एक थी कम्युनिस्ट, पूंजीवादी और साम्यवादी। इन दोनों के मध्य ये लड़ाई हुई थी, मतलब ये विचारधारा की लड़ाई थी। मैंने आपको एक बार फिर बताता हूँ, ये जो थी, ये युद्ध जो था ये हथियारों का नहीं था, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या था, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई। ये आइडियोलॉजी कौन सी थी, एक कैपिटलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो थी यूएसए की, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो थी यूएसएसआर की। ये दोनों के बीच में लड़ाई चली। इस लड़ाई के अंतर्गत इन दोनों ने एक दूसरे पे हमला नहीं करा, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी, क्योंकि विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय के बाद इन्होंने ये देख लिया था कि कोई भी लड़ाई का मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट यही होता है कि उसकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो एकदम गिर जाती है। कोई भी युद्ध, मतलब भारत का भी चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो ऐसा नहीं है कि युद्ध जो व्यक्ति जीत जाता है वो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से विजय हो जाता है, लेकिन उसके भी कई मतलब जो इकोनॉमी उस पर भी असर पड़ता है। उसके अंतर्गत रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी लाइवलीहुड पे बहुत मतलब अंतर पड़ता है, उनकी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। और जो इकोनॉमिक मतलब अपन बोल सकते हैं ब्रॉडली, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी देश का रुक जाता है। तो ये दो देश जो थे, इनने ये सब दो जो लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इनमें ये देख लिया कि ये जो वेपन की लड़ाई है इससे कोई मतलब नहीं है, तो इन्होंने एक दूसरे तरीके की लड़ाई करी, वो जो की थी आइडियोलॉजी की लड़ाई। और ये जो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, मैंने आपको बताया दो तरीके की आइडियोलॉजी थी, एक थी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और दूसरी थी कम्युनिस्ट जो थी साम्यवादी।
इन दोनों के मध्य ये लड़ाई चली। तो अब ये जो कोल्ड वॉर है, इसको और डीप में हम समझेंगे कि कोल्ड वॉर क्या है। अब ये समझना थोड़ा रोचक होगा कि कोल्ड वॉर जो थी, मैंने आपको बताया कि यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों के बीच मध्य लड़ी गई थी। तो मतलब लड़ी ऐसे नहीं गई थी, वेपन्स की तो लड़ाई थी नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में जो विवाद था यही था कोल्ड वॉर एक्चुअली, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस था कोल्ड वॉर का। तो ये सोचना चाहिए कि जो अपनी वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये दोनों साथ में थे, ये इनने साथ में लड़के इनके साथ लड़े। अब जब ये पूरी पावर्स खत्म हो गई, अब जब पूरा रिसोर्सेज जो पूरा वर्ल्ड था, ये पूरा वर्ल्ड जो था, ये वर्ल्ड डिवाइडेड था, यूएसए यूएसएसआर है ना, ये मतलब यूएसएसआर वाला एरिया, या जर्मनी, ये पूरे जो इटली और ये जापान, ये सारे देश जो मतलब जो पावर थी इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब क्या हुआ, जर्मनी हार गया, ठीक है, इटली जो था इनके साथ था, जापान पे हिरोशिमा नागासाकी के युद्ध हुए, ब्रिटेन जो था इनके साथ ही था। तो अब जो मेन ब्रॉड जो पावर्स बची वो थी अपनी यूएसए और यूएसएसआर। अब ये जो दो पावर थी, अब ये चलता रहेगा कि कोई भी एक, अब आप जानते हैं कि एक लड़ाई खत्म हुई, अब दो पावर है, एक मैंने ऐसा आपको बताया, एक मैदान में दो तलवारें नहीं दे सकती। अब इन दोनों को भी एक दूसरे से कॉम्पीट करना था कि मैं ज्यादा डेवलपमेंट करूंगा और मैं ज्यादा डेवलपमेंट करूंगा। तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई थी। ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट को प्रमोट करते थे और ये कम्युनिस्ट, ये पूंजीवादी जो आइडियोलॉजी थी जो थी उसको करते थे। और ये जो थे मतलब यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन जो था, वो कम्युनिस्ट माइंडसेट का कंट्री थी, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली कंट्री थी। तो अब इनके पीछे कोल्ड वॉर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं इन दोनों के मध्य, कि ये क्या करते हैं कि अलग अलग दो गुट बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं। अलायंस का मतलब होता है दो अलग अलग एक तरीके से ग्रुप बनाए। अब एक अंतर तो समझ लेते हैं अलायंस और पार्टनरशिप का। वर्तमान में आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि भारत ने जापान के साथ पार्टनरशिप कर कर मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, या फिर भारत और रशिया दोनों ने मिलकर एक ये वेपन बनाया, कुछ ये ऐसा करा। तो ये आपने सुना होगा, ये पार्टनरशिप वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन अलायंस वर्ड भारत के साथ आपने किसी के साथ सुना नहीं होगा, क्योंकि अलायंस और पार्टनरशिप इन दोनों में अंतर होता है। अलायंस का मतलब ये होता है कि आपका जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और पार्टनरशिप का ये मतलब होता है कि हमने कोई अपने जो आंतरिक जो तरीके से इंटरेस्ट हैं, हमारे कुछ इंटरनल इंटरेस्ट हैं, या फिर हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो फुलफिलमेंट के लिए हम अभी आपके पास आए हैं। हमको ये नेशनल फुलफिलमेंट होंगी तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई देश की लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अपन ने अलायंस और पार्टनरशिप की अंतर समझा। तो इस समय जो इनने जो यूएसए और यूएसएसआर है, इनने अलायंस बनाए, दो अलायंस बने। एक तो नेटो, अपन एक तरीके से बोल सकते हैं वेस्टर्न अलायंस, और एक बोल सकते हैं ईस्टर्न अलायंस। एक इनने ट्रीटी भी साइन करी, वॉर्सो पैक्ट जो था, ये साइन किया गया था किसके द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था वॉर्सो पैक्ट। इसके अंदर तो यूएसए जो था, यूएसए ने एक तरीके से नेटो जो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाई। इसके अंतर्गत कुछ देशों को जोड़ा। 1949 में ये बनाई गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के द्वारा नाटो बनाया गया। और इसी के द्वारा अब जैसे देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो धीरे धीरे देशों को इसके अंदर जोड़ रहा है, और जो यूएसए है, यूएसएसआर क्या चुप बैठेगा, नहीं, यूएसएसआर ने भी एक अपनी एक वॉर्सो पैक्ट, एक पैक्ट साइन करा। ये वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत जो कंट्रीज आती थी वो थी कम्युनिस्ट माइंडसेट को सपोर्ट करने वाली, और जो नेटो के अंतर्गत आती थी वो थी कैपिटलिस्ट माइंडसेट को सपोर्ट करने वाली। अभी हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट बार बार बोल रहे हैं, तो इसका अंतर समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, उन दोनों का मतलब क्या है। तो समझते हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में अंतर क्या होता है। तो कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म में अंतर समझ सकते हैं हम बहुत आसानी से। ये समझ सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो माइंडसेट था, ये जो पूंजीवादी जो था, ये मतलब एक तरीके से सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, लिबरल डेमोक्रेसी को। जो
कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, पूंजीवादी जो देश होते हैं, उसमें जो अधिकतर एक तरीके से बोल सकते हैं सुप्रीम पावर जो होती है, सुप्रीम पावर कौन होती है? ये एक राज्य ना होते हुए, यानी गवर्नमेंट ना होते हुए ये प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इसमें क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन जो है, वो जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाली जो कंट्रीज हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स। तो कम्युनिस्ट स्टेट में क्या है, जो फुल पावर होती है, पूरी पावर होती है गवर्नमेंट के हाथ में। जो भी इंस्टीट्यूशंस, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट always belong to the government, then we can say that that nation or we can say that country is the communist mindset country. So अपने जो भारत की अर्थव्यवस्था, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अपनी जो भारत है वो ना तो कम्युनिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है, ये दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से। तो कम्युनिस्ट माइंडसेट में अपन ने देखा जो अल्टीमेट पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है, और कैपिटलिज्म जो होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर के पास अधिक पावर होती है। तो हमने इन दोनों में अंतर समझ लिया। तो अब एक बात ये समझते हैं, जो यूएसए और यूएसएसआर है, इन दोनों के मध्य जो लड़ाई अभी चल रही है, तो ये लड़ाई क्या बहुत अभी चालू हुई है या फिर बहुत लंबे समय से चल रही है? तो ये जो लड़ाई है एकदम स्टार्ट नहीं हुई कि 1945 को क्या हुआ, ये कोल्ड वॉर मतलब एक तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई और उसके अगली रात के बाद दिन में से ये लड़ाई चालू हो गई। उससे पहले बहुत अच्छे मित्र थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई ऐसे इवेंट हुए यूएसए की तरफ से भी और यूएसएसआर के भी तरफ से भी, जिनके कारण इन दोनों के बीच में विवाद रहे। उसमें अपन अब मतलब एक तरीके से पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण ऐसे रहे जिनके कारण जो यूएसए है और यूएसएसआर है, इन दोनों के मध्य लड़ाई हमेशा रही। तो जो प्रमुख कारण रहे इन दोनों के बीच के विवाद के, हिस्टोरिकली अगर अपन देखें तो वो ये कुछ इस प्रकार के कुछ कारण थे जिनके कारण जो रशिया और यूएसएसआर जो है, एक तरीके से यूएसएसआर और यूएसए जो है, इन दोनों के बीच में विवाद रहे। 1917 में होता है रशियन रिवॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं रूसी क्रांति। ये रूसी क्रांति में क्या होता है, जो रशिया था 1917 से पहले, ये मोनार्की यानी राजतंत्र के अंतर्गत पूरा प्रशासन इसका जो था वो चलता था। यानी जो एक राजा होता है, फिर उसकी संतान होती है, फिर वो राजा बनती है, फिर उसकी संतान होती है, वो राजा बनती है। और पूरा मतलब ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम, ना कोई मतलब कुछ भी ऐसा सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। इंडिविजुअल जो मतलब सिटीजन जो हैं उनको ज्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं। एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है किसकी, गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बन जाती है जो कि एक मोनार्क होता है। तो ये स्थिति थी पहले रशिया की। 1917 में क्या होता है, वहां पर एक आंतरिक एक तरीके से सिविल वॉर्स होते हैं, कुछ रियॉट्स होते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो पहले जो गवर्नमेंट हुई करती थी वहां पे, जो मोनार्की गवर्नमेंट थी वहां पे, उसको हटा के एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्मेशन किया जाता है। इस कम्युनिस्ट से क्या होता है, 1917 के बाद जो रशिया है ये पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। और मैंने आपको पहले बताया जो कोल्ड वॉर है, इसका सबसे ये क्या है, आइडियोलॉजिकल वॉर है। ये कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो अब कोई सा देश एकदम से अगर कैपिटलिस्ट से मतलब कैपिटलिस्ट तो वो हालांकि पहले भी नहीं था, कम्युनिस्ट हो जाता है, तो उसमें यूएसए क्या चुप रहेगा? नहीं, यूएसए को तो उससे डिससेटिस्फेक्शन होगा ना। तो मिसट्रस्ट का एक कारण था 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन। सेकेंड जो कारण था इन यूएसए और यूएसएसआर के बीच में मिसट्रस्ट का, वो था नाजी और स्टालिन का एग्रीमेंट, जो कि 1939 के लगभग हुआ था। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी उससे पहले ये एग्रीमेंट किया गया था। इसमें ये एग्रीमेंट के तहत जो यानी नाजी जर्मनी, इसके अंतर्गत हिटलर या बोल सकते हैं हिटलर और स्टालिन के बीच में ये स्टालिन जो थे वो उस समय लीडर थे यूएसएसआर के, यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करते थे। उनके बीच में एक एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसीजन में होता है कि ना तो हिटलर जो है वो रशिया पे यानी यूएसएसआर पे हमला करेगा, ना यूएसएसआर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मतलब एक तरीके हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब यूएसए जो है, यूएसए कैपिटलिस्ट, ठीक है, और वो अगेंस्ट किसके, जर्मनी के, हिटलर के अगेंस्ट था यूएसए। तो अब वो ये देख रहा है कि एक कंट्री है जो कि बोल रहा है कि मैं ना क्या बोलते एक ऐसे देश से, हिटलर जैसे मतलब जो डिक्टेटर है उससे एग्रीमेंट कर रहा है, तो क्या यूएसए चुप रहेगा? नहीं, यूएसए को उससे उधर पे मिसट्रस्ट जो है यहाँ से भी शुरू हुआ कि आपने हिटलर से एग्रीमेंट क्यों करा। हालांकि आगे जाके ये एग्रीमेंट जो है हिटलर ने तोड़ दिया और जो रशिया है उसके ऊपर इन्वेशन करने की भी करी मतलब कोशिश करी। तो आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या था।
तो ना इनके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि ना तो जो मतलब जो अपना जो एक तरीके से इन्वेशन जो कर रहा था हिटलर, धीरे धीरे सभी देशों पे कर रहा था, तो जो स्टालिन थे वहां के यूएसएसआर के, उन्हें ये पता था कि एक ना एक दिन ये रशिया पे भी करेगा इन्वेशन, क्योंकि आता तो ये एक ही कॉन्टिनेंट में है, हाँ यूरोप और एशिया पास पास में है। तो उसमें क्या करा इन्हें, एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ये हिटलर इस एग्रीमेंट को तोड़ देता है और हिटलर क्या करता है, रशिया पे मतलब एक तरीके से लड़ाई करने की कोशिश करता है, इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इससे हार जाता है। इसके हारने का कारण क्या होता है, इनकी एक स्ट्रेटेजी, जो रशिया है उसने एक स्ट्रेटेजी का अपनाया, वो स्ट्रेटेजी थी स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्चड अर्थ पॉलिसी इसके अंतर्गत क्या करा, जो आप जानते हैं रशिया वाला जो एरिया है वो थोड़ा कोल्ड एरिया है, वहां के जो सैनिक है, वहाँ जो रशिया के उस समय के जो सैनिक हुआ करते थे, वो अपने साथ कुछ रिसोर्सेज लेके जाते थे जो उनको गर्मी प्रदान करते थे, यानी वो थोड़ा गर्म रह सकते थे, और वो वाला जो एरिया था जहाँ पर वो तैनात थे वहां वो सरवाइव कर पाते थे। और जो जर्मनी था, जर्मनी के जो मतलब जो सैनिक थे, वो उस तरीके के जो तापमान है, वहां का जो वायुमंडल है, एक तरीके से बोल सकते हैं क्लाइमेट है, उसके साथ मतलब वो अडाप्ट करने के लिए थोड़े से वो नहीं हो पा रहे थे, अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय ना ये जो मैंने आपको बताया स्कॉचेड पॉलिसी बताई, स्कॉचेड अर्थ पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ये रशिया की टेरिटरी है, ठीक है, और ये जर्मनी की टेरिटरी है, यहाँ से सैनिक आए, अब रशियन सैनिक यहाँ पे तैनात है, और यहाँ पर इनके पूरे रिसोर्सेज, वाइटल जो रिसोर्सेज जो इनको मतलब चाहिए रहते हैं, किसके लिए, अपने खुद के मतलब सर्वाइवल के लिए, कि जो गर्मी है इससे प्राप्त हो सके और इसका जो क्लाइमेट है ठंडा, उससे ये लड़ सके। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत इनके जो सैनिक थे वो लड़ने के सिवा मतलब लड़े नहीं, रादर देन फाइटिंग विद द सोल्जर्स ऑफ जर्मनी दे स्टेप बैक। जो इनके जो सैनिक है पीछे हटने लगे, ये पीछे हटने लगे, और साथ में पीछे हटते हटते इनके जो ये वाइटल ये जो रिसोर्सेस थे इनके, ये रिसोर्सेस को खत्म करते हुए चले, मतलब इनको डिस्ट्रॉय करते हुए चले, कि जो अगर ये सेना आगे बढ़ेगी तो ये जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर लेगी और ताकतवर हो जाएगी और रशिया के ऊपर आक्रमण कर देगी। अब यहाँ के जो सैनिक थे, मतलब जो जर्मनी के सैनिक थे, वो ये तापमान को झेल नहीं कर पाए, मतलब झेल नहीं पाए, और ये वॉर में क्या करा, ये जो हिटलर था इसमें हार गया इस स्ट्रेटेजी के कारण। तो अपना प्रमुख टॉपिक ये नहीं था, लेकिन इसको समझना जरूरी था कि नाजी और स्टालिन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका मतलब क्या है, और जब इसको तोड़ा इसमें क्या वॉर हुई, है ना। अब नेक्स्ट आता है जो अपन पढ़ रहे थे कि मिसट्रस्ट जो बना यूएसए और रशिया के बीच में जो बना, वो उसका मिसट्रस्ट के कारण क्या थे। अब जो यूएसए है उसने क्या करा, एटॉमिक बॉम्ब में ना उसका इन्वेंशन मतलब एक तरीके से उनका बनाना चालू कर दिए। इसमें कनाडा और ब्रिटेन इसको भी शामिल करते हुए यूएसए ने क्या करा, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मैंने आपको बताया एलाइज पावर के अंदर आते थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन भी आता था इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या है, जो यूएसएसआर है उसको नहीं बताया, जो यूएसए है उसने यूएसएसआर को नहीं बताया कि हम एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, और कनाडा के साथ ब्रिटेन के साथ मिलकर क्या करा, इन्हें एटॉमिक बॉम्ब का बना लिया, लेकिन यूएसएसआर को इसका मतलब भनक भी नहीं लगने दी। तो इस कारण क्या रहा, जो यूएसएसआर था उसको थोड़ा नाराज हुआ, ये गलत बात है, हमें क्यों नहीं बताया। क्यों बताएगा, आप सोचिए कि दो सुपर पावर्स हैं, उसमें से एक सुपर पावर क्या कर रहा है, एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, तो क्या दूसरे पावर को इसमें इंटरफेयर होने देगा, नहीं होने देगा ना, क्योंकि वो चाहेगा कि मेरे पास एटॉमिक बॉम्ब हो और दूसरे के पास ना हो। तो इसीलिए यूएसए ने पहला एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करा, और ये कारण रहा मिस्टर्स किसके बीच में, जो रशिया है उनके बीच में। अब 1945 मैंने यहाँ पे दो स्टार बनाए हैं, एक यूएसए के ये एटॉमिक बॉम्ब इन्वेशन में और ये 1945 पे। ये 1945 में मैंने आपको बताया हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के अंतर्गत हैं, इसमें यूएसए ने क्या करा, बॉम्बिंग करी। अब ये क्या कारण हो सकता है कि रशिया और इनके बीच में लड़ाई हो गई इसके लिए, क्योंकि रशिया भी उसके जापान के विरुद्ध ही था, जापान और इनके विरुद्ध ही यूएसए के साथ लड़ाई कर रहा था। इसका मेन कारण ये रहा कि उस समय 1945 के आप अगर ज्योग्राफिकली मैप पे देखें तो रशिया जो है वो ज्योग्राफिकली पास है जापान के, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूएसए। तो रशिया जो है वो इजीली उस पर इन्वेट कर सकता था जापान पर। उस समय जो कंडीशंस थी जापान की उतनी फ्रेंडली नहीं थी उसके लिए कि वो और ज्यादा लड़ाई कर सके, और वो आसानी से हटाया जा सकता था, कोई बॉम्बिंग या एटॉमिक बॉम्बिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद भी यूएसए जो है उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्बिंग करता है। क्यों करता है एटॉमिक बॉम्बिंग, इस एक तरीके से इसलिए करता है क्योंकि मैंने आपको बताया जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी इसके अंतर्गत क्या करा, जितने देश एक आइडियोलॉजी के पास होंगे, जैसे कैपिटलिस्ट देश है
जितने ज्यादा कैपिटलिस्ट देश होंगे कैपिटलिज्म और स्ट्रांग होगा, और जितने ज्यादा कम्युनिस्ट माइंडसेट के कंट्रीज होंगी कम्युनिस्ट और ज्यादा डेवलप होगा। तो इसी के कारण क्या करा, यूएसए ने 1945 में खुद ने बॉम्बिंग कर दी कहाँ पे, जापान पे, और जापान पे बॉम्बिंग करके उस पर इन्वेट कर लिया। तो ये क्या रहा, इससे क्या रहा, जो अमेरिका जो है उसका ज्यादा क्या रहा इन्फ्लुएंस जापान पर बना, रादर देन दैट इन्फ्लुएंस दैट वुड बी हैपन एट द सेम टाइम बाय द रशियन आर्मीज दैट हैपेंड विद द यूएसए आर्मी। तो इसमें क्या करा, जो रशिया था उसको थोड़ा सा बुरा लगा, कि थोड़ा सा नहीं बहुत बुरा लगा कि इसमें क्या करा, अब जो जापान के जो रिसोर्सेज हैं, अब जो देश दूसरे देश पे हमला करके उसको जीतेगा, उसके जो वाइटल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कौन करेगा, वही देश करेगा। उसकी आर्मी को कौन मिलेगी, उसको ही मिलेगी। उसकी जो इकोनॉमी है, जो उसके आर्थिक व्यवस्था है, उसके क्या बोलते हैं रिसोर्सेज के साथ साथ मनी जो है वो किसको मिलेगी, उसी देश को मिलेगी। तो ये कारण रहे, कुछ 4-5 ये कारण थे जिसके कारण मिसट्रस्ट बना इन दोनों के बीच में। अब इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कोल्ड वॉर के अंतर्गत होता है वो बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझेंगे जो कि हुई थी 1961 में। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो इसको समझने के लिए आप मैप से देखिए क्यूबा देश कहाँ है। ये मैप जो है वो अच्छा नहीं बना है हालांकि, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि क्यूबा देश है कहाँ। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। उसके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ इस जगह पर क्यूबा देश है। तो अब आपने एक देखा, अपन ने एक चीज देखी कि दो पावर्स बनी, एक तो अब यूएसए और यूएसएसआर जो बना, और मैंने आपको बताया कि इनके दो गुट बने, नाटो और वार्सो पैक्ट हुआ। इसके अंतर्गत जो कंट्रीज थी वेस्टर्न एलाइज बोलने लगे और ईस्टर्न एलाइज बोलने लगे। तो आप ये सोचिए कि जो क्यूबा देश होगा ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट का होगा या कम्युनिस्ट माइंडसेट का, यानी ये यूएसएसआर के साथ होगा या यूएसए के साथ, क्योंकि ज्योग्राफिकली तो ये इसके पास है और कितना छोटा देश है इसके मुकाबले। तो हम ये दे सकते हैं जो क्यूबा जो देश है ये था कम्युनिस्ट माइंडसेट का। एक बहुत एक्सेप्शन है एक तरीके से कि जो इसके इतने पास होने के बाद भी ये कम्युनिस्ट माइंडसेट का था ना। इसके जो एक लीडर थे वो थे फिडेल कास्ट्रो। इसके बहुत मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट उस समय के थे और बहुत फेमस थे फिडेल कास्ट्रो। ये माना जाता था कि यूएस, ऐसा कहा जाता है, इसके स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 16 टाइम्स यूएसए अटेम्प्ट टू किल फिडेल कास्ट्रो। 16 टाइम उसको मारने की कोशिश की गई। 1961 में ऐसा कहा जाता था कि यूएसए जो है वो इन्वेट कर सकता था क्यूबा को। 1961 में वो इन्वेट करने आने वाला था। तो इसके जो लीडर फिडेल कास्ट्रो थे 16 बार मारने की कोशिश करने के बाद भी वो बचे रहे, और उन्होंने ये मतलब जब 1961 में ये इसको इन्वेट करने की कोशिश कर रहा था यूएसए, तो जब कम्युनिस्ट माइंडसेट के थे तो इन्होंने क्या करा, हेल्प मांगे किससे, यूएसएसआर से, कि आप हमारी मदद कीजिए। तो यूएसएसआर जो था उसको यहाँ पे दो संभावनाएं दिखी, मतलब एक तरीके से दो संभावनाएं इस तरीके से दिखी कि एक तो मैं ना अपने जो पास में जो कंट्री है जैसे क्यूबा जो है ये हमारे विचारधारा को समर्थन करने वाली कंट्री है, इसको बचा सकता हूँ। साथ ही साथ एक चीज और क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मिलिट्री बेस बना सकते हैं। ये उस समय वहां पे निकिता गोर्बाचेव नाम से वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यूबा में है ना एक अपना रशियन मिसाइल बेस बनाऊं, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने ट्रूप्स यहाँ पर भेजे रशिया के पास, क्यूबा के पास। तो अब क्या यूएसए शांत बैठेगा? नहीं, यूएसए भी शांत नहीं बैठा। यूएसए ने भी अपने ट्रूप जो है यहाँ पे तैयार कर लिए थे। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो कोल्ड वॉर है वो लड़ाई क्या है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, हथियारों की लड़ाई में मतलब परिवर्तित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। हो सकता है कि अब यहाँ के ट्रूप्स आ रहे हैं यहाँ पर क्यूबा में मिसाइल बेस बनाने के लिए। यहाँ यूएसए जो है यहाँ पे ये अपने क्या बोलते हैं ट्रूप्स भेज रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा ना, संघर्ष होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों देशों ने पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इन दोनों में देख रखा था कि जो लड़ाई होती है उसके कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और पूरा जो वर्ल्ड है वो उससे अवेयर था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक छोटी सी वॉर के भी। क्योंकि पूरा देश, पूरा मतलब वर्ल्ड जो है वो 2 पार्टों में बढ़ जाता है और फिर लड़ाई होना चालू हो जाती है। तो जो वर्ल्ड इसमें क्या करा, इन्वॉल्व हुआ, और जो इन दोनों ने क्या करा, जो रशिया ने क्या करा, यहाँ पे से जो अपने मिलिट्री ट्रूप्स थे उसको वापस ले लिया। और ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हो सकती थी, जो एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस,
1961 में हो सकती थी, ये टल गई। और ये कोल्ड वॉर के अंदर हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसीलिए अपन ने इसको समझा। विस्तारित रूप से और समझ सकते हैं, लेकिन और आप इसको विस्तारित रूप से देख सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट अगर समझे, पूरा सार समझे, तो वो इसी तरीके से था। अब आगे और टर्मिनोलॉजी जो इससे रिलेटेड कोल्ड वॉर के अंतर्गत हुई है, वो अब हम समझते हैं। तो अब क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि ये दो दो गुट बने, एक तरीके से दो अलायंसेस बनी, यूएसएसआर की और एक यूएसए की। इसके अंतर्गत कुछ ट्रीटी हुई, जैसे सेंटो, सियाटो, नाटो। ये नाटो जो था, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बनी। और इसी को एक तरीके से टेका लिया बोल सकते हैं। अगर हम समझे तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवरटर्न करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं वॉर्सो पैक्ट को लाया गया। वॉर्सो पैक्ट की, हाँ, अगर नेटो कंट्री, अगर यूएसए जो है नेटो के अंतर्गत कुछ कंट्रियों को जोड़ेगा, तो हम उसी की तरह हम भी वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत कुछ कंट्रियों को जोड़ेंगे। 1955 में यूएसएसआर ने ये ट्रीटी लाया, तो इन दोनों ने ये करा। अभी मैंने आपको बताया, अभी हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अपन ने अभी जो देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी हारता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी हारता है, तो अब जर्मनी का बंटवारा तो होगा कि जर्मनी बटेगी। अब कौन कौन जीते, दो विश्व शक्तियां कौन कौन सी, यूएसए और यूएसएसआर। अब जर्मनी जो है वो किसके साइड होगा, वो इनके साइड होगा कि इनके साइड होगा। तो जर्मनी जो है इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब जर्मनी जो था, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। जर्मनी को एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी, दो भागों में बांट दिया गया। और इन दोनों के मध्य एक वॉल, यानी हाँ बिल्कुल एक मतलब सही रूप में एक वॉल को बनाया गया, एक दीवार को बनाया गया, जिसको हम जानते हैं बर्लिन वॉल के नाम से। तो ये बर्लिन वॉल को बनाया गया है इसके बीच में। यहाँ पे जो ईस्ट जर्मनी था ये सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को, और जो वेस्ट जर्मनी था वो सपोर्ट कर रहा था अपने यूएसए को। अब ये हम जानते हैं कि यूएसएसआर का विघटन होता है 1991 में, लेकिन ये जो विघटन था इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। अब जो यूएसए था, यूएसए ने, अब मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर जो थी, कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल वॉर थी रादर देन बीइंग अ फुल फ्लेज्ड वॉर। ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं थी, इसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करा और ऐसी सारी लड़ाइयां नहीं हुई। इसमें क्या करा, जो यूएसए जो था, यूएसएसआर को टैकल करने के लिए उसने एक बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वाइज, एक बहुत ही विवेकी एक तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई। वो स्ट्रेटेजी के अंतर्गत इन्होंने क्या करा, जो जर्मनी था, पहले अपन जर्मनी का समझते हैं कि जर्मनी में उन्होंने क्या करा। जर्मनी जो था, ये पूरा जर्मनी, इसके अंदर क्या करा, जो यूएसए जो था उसने ऐसा, जो ईस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी में ऐसी तरीके भ्रांति या फिर बोल सकते हैं ऐसी जो अंतर्गत इनके जो नागरिक थे उनमें ये पहुंचाई गई, जो क्या बोलते हैं प्रिविलेज, मतलब जो लग्जरी जो है वो एंजॉय करते हैं यूएसए वाले लोग जो करते हैं, उसके बारे में बताया गया। मतलब ईस्ट के जो जर्मनी था उसके नागरिकों को बताया गया कि जो यूएसए है, यूएसए के लोग कार में घूमते हैं, वहां पे ये कंपनी की मतलब पेप्सी है, कोको कोला है, ये वो है, और आपके इसमें क्या है। उस समय जो यूएसएसआर जो था उसको ज्यादा मतलब एक तरीके से फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था जर्मनी को, एज कम्पेयर टू दैट फैसिलिटीज विच वर एंजॉयड बाय वेस्ट जर्मनी। तो ये वेस्ट जर्मनी के जो लोग थे उनको देख देख के जो ईस्ट जर्मनी के जो सिटीजन थे वो ये सोचते थे, काश हम वेस्ट जर्मनी में होते हैं और हम यूएसए के अंतर्गत होते हैं, तो उससे क्या होता, हम भी वो लग्जरी को एक तरीके से एंजॉय कर पाते, वो सब कर पाते। तो उसमें क्या हुआ, ये जो बर्लिन वॉर थी, इस बर्लिन वॉल से कई लोगों ने क्या करा, यहाँ से कूदकर इस जगह जाने की प्रयास बार बार करने लगे। मतलब जो मकान थे वो मकानों से लोग कूदते रहे, लिटरली कूद जाते थे इस वॉल से उस वॉल में, और कई लोगों की इसके अंतर्गत क्या हुआ, मौत भी हो गई। इसमें क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे से इसमें दूसरे देश में एंटर करने की कोशिश करते थे, वो ईस्ट जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो वहां पे उनको शूट आउट कर देती थी, वो मर जाते थे। तो ये मतलब वो ट्राई करने लगे, तो इससे क्या था, आंतरिक रूप से यूएसएसआर का जो क्या बोलते हैं पकड़ थी वो धीरे धीरे ये लोग तोड़ने लगे, धीरे धीरे इनकी जो पकड़ थी उसको तोड़ने के प्रयास यूएसए के द्वारा किए जाने लगे। तो अब 1989 में क्या होता है, जो जनता ईस्ट जर्मनी की थी, वो ईस्ट जर्मनी की जनता ने मिलकर क्या करा, ये जो बर्लिन वॉल है, इस बर्लिन वॉल को तोड़ दिया, लिटरली इसको तोड़वाया है। और ये बर्लिन वॉल का फॉल होता है, और ये एक तरीके से मानी जाती है यूएसए की विक्ट्री, यूएसए की एक तरीके से ये जीत थी, और ये हार थी यूएसएसआर की, ये हार थी एक तरीके से। तो ये जो एक इवेंट था, एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट था जो अपन को समझना जरूरी था,
डिसइंटीग्रेशन जो हुआ यूएसएसआर का, उसमें एक मेजर एक तरीके से फैक्टर हो सकता है। तो ये बर्लिन वॉल का फॉल एक तरीके से जीत थी यूएसए की, और यूएसएसआर की ये हार थी। तो ऐसे ही और इवेंट अपन समझते हैं कि ये और कौन से इवेंट थे जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज जो हैं वो यूएसए ने अपनाई, और साथ ही साथ क्या करा, जो रशिया जो था, वर्तमान का जो रशिया है, इसके अब उस समय आय के स्रोत जो थे, सबसे महत्वपूर्ण जो आय के स्रोत थे वो थे ऑयल का जो सप्लाई वो करता था, वो सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक स्रोत था। तो यूएसए ने क्या करा, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको इन्फ्लुएंस करा कि वो क्या करें, रशिया से तेल ना लेते हुए स्वयं क्या बोलते तेल की सप्लाई वगैरह करें। इससे क्या हुआ, जो रशिया की जो इकोनॉमी थी वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा। रशिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा तो ये रशिया नहीं बोलते हुए हम इसको यूएसएसआर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो यूएसएसआर की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा तो इसके कारण क्या रहा, जो इसकी जो कॉलोनियल मतलब एक तरीके से जो इनकी कंट्रीज थी जो इसके अंतर्गत अलायंस में आती थी, उनको ये फंडिंग नहीं दे पाया। ये जो कंट्रीज इसके अंतर्गत किसी भी मतलब एलाइज, और ये मतलब जो दोनों एलाइज हैं यूएसए और यूएसएसआर, इनके अंदर क्यों आई थी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको इकोनॉमिक एड मिले, प्रोटेक्शन मिले, वेपन्स मिले, इसीलिए वो लोग वहां पे आए थे। अब रशिया की क्या है, यूएसएसआर की एक इकोनॉमी इकोनॉमी डाउन हो गई तो वो क्या फंडिंग नहीं कर पा रहा था, जो उनकी दूसरी जो अलायंस कंट्री वो थी उनको वो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो स्लो डाउन होता गया, उसकी जो क्या बोलते शक्ति वो धीरे धीरे कम होती गई, और कम होते होते 1991 में क्या हुआ, 1991 में इसका विघटन हो गया। 1991 में विघटन हो गया। अब जो अपना जो वर्ल्ड था बायपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी के अंतर्गत आ गया। यानी पहले जब दो राष्ट्रों के बीच में एक तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सिर्फ एक राष्ट्र यानी कि यूएसए के अंतर्गत आ गया। तो अब हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि भारत की इसमें क्या भूमिका रही, मतलब ये जो पूरा मूवमेंट रहा है, जो रशिया और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में जो ये विवाद रहे, इसमें भारत यूएसए के साइड था या यूएसएसआर के, तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।